हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पलक। सो आज का हमारा टॉपिक है मियास्थेनिया ग्रेविस। ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, ठीक है, जो आपकी जीपैट में इसके आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। वो सब हम आपके इसमें डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है आपका हम देख लेते हैं मियास्थेनिया ग्रेविस। ये एक तरीके की आपकी न्यूरोमस्कुलर ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर एंड आपके ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि मियास्थेनिया ग्रेविस एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है, जो कि आपके डिक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन दी निकोटिनिक एंड यहाँ पे एम का जो मतलब है वो है निकोटिनिक एंड मस्करिनिक, ठीक है। इनके बिटवीन जब आपका इम्बेलेंस अकर होगा या आपके कम्युनिकेशन आपका इनके बिटवीन आपका क्या होगा, डिक्रीज़ होगा ना, ठीक है। इसकी वजह से जो है आपका ये अकर होती है। और इसमें आपकी मियास्थेनिया ग्रेविस में सबसे आपका जो सिम्टम की अगर हम बात करेंगे या जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है वो क्या है कि जो हमारी मसल्स होती हैं इसमें आपकी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मल केस की बात करेंगे तो जो आपका एसिटाइल कोलिन है ना, वो रिलीज़ होता है कहाँ से, प्री साइनेप्टिक वेसिकल से। हमको पता है कि ये आपका प्री साइनेप्टिक वेसिकल से रिलीज़ होता है। यहाँ पे आप फोटो में अच्छे से देख सकते हैं इमेज में कि एसिटाइल कोलिन आपका रिलीज़ होता है, ठीक है। और नॉर्मल केस में वो क्या करता है, जो आपके आके बाइंड कर जाता है उसके रिसेप्टर, है ना, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है, जो कि आपके इसके रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, निकोटिनिक एंड मस्करिनिक रिसेप्टर में जाके आम का बाइंड करता है एसिटाइल कोलिन, है ना। नॉर्मल केस में एसिटाइल कोलिन आपका रिलीज़ होगा और आपका बाइंड करेगा निकोटिनिक एंड मस्करिनिक रिसेप्टर पे जाके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरा एबनॉर्मल केस में क्या होगा। एबनॉर्मल केस में जो आपका निकोटिनिक एंड मस्करिनिक रिसेप्टर होते हैं, ये दोनों रिसेप्टर्स क्या करने लग जाएंगे, अपने ही खुद के प्रोटीन जो हैं प्रोड्यूस करने लग जाएंगे और उन्हीं के साथ ही बाइंड करने लग जाते हैं। एबनॉर्मल केस में ये होगा। तो फिर जो एसिटाइल कोलिन आपका रिलीज़ हो रहा है वो इन पे जाके बाइंड नहीं होगा, है ना, या उनका बाइंड नहीं होगा। अब जो एसिटाइल कोलिन है हमको पता है कि ये हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है ना, आपका रिलैक्सेशन और आपकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है एसिटाइल कोलिन, है ना, आपको पता है ये। उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये अपना जो फिर एक्शन रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्शन का रिलैक्सेशन का, वो नहीं हो पाएगा। वो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड ही नहीं कर रहा है ना। क्यों नहीं कर रहा है बाइंड, क्योंकि जो निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर है वो अपने खुद के प्रोटीन बना रहे हैं, अपने खुद के प्रोटीन बना रहे हैं। अब क्या होगा, इस वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, अब हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा, वो तो ये सोचेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन को होना चाहिए था, ये क्या आपके बाइंड करने लग गया है यहाँ पे आके, है ना। तो वो उसको एक एज आपका क्या देखेगा, एज अ फॉरेन मैटर देखेगा ना, एक आपका कि कोई बाहर से ही आ गया है जो इसके साथ बाइंड कर गया है और एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड नहीं हुआ है, तो ये कोई अलग सी ही चीज़ आ गई है ना। तब और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी, एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर साथ बाइंड नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस रहती है उसमें क्या हुआ आपका, उसको अफेक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपकी नहीं हो रही है, जिसके कारण जो हमारी मसल्स हैं वो क्या हो रही हैं, वीक हो रही हैं, है ना, ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। ईटियोलॉजी आपके वही आगे फिर एंटीबॉडी ही, है ना। फिर इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं मियास्थेनिया ग्रेविस के, आई एंड आईलिड की मूवमेंट इसमें आपकी होने लग जाएगी, है ना, रैपिडली होगी इसमें। स्वॉलिंग एंड स्पीच में भी इसमें दिक्कत आएगी, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। ग्रेविस यानी कि आपका क्या होगा कि जो हमारी बॉडी रहती है वो आपकी आगे की तरफ झुकती है, ठीक है। बॉडी मैंने यहाँ पे लिखा कि बॉडी अर्थ और झुकना, तो बॉडी अर्थ की तरफ क्या लग जाती है, आगे की तरफ झुकने लग जाती है ग्रेविस, इसलिए इसका नाम भी यही है मियास्थेनिया ग्रेविस। मसल्स में आपका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब आपके सिम्टम जनरेट होंगे। दैट इज़ आईलिड की मूवमेंट, है ना, आपकी सही से नहीं होगी, एबनॉर्मल होगी। स्वॉलिंग एंड स्पीच वो भी एबनॉर्मल होगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर आपका हो सकता है। कैसे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपका पूरा वो
जो उसका वो रहता है आम का, एक आम का वो रहता है कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, वही आम का बिगड़ चुका है। ठीक है, डायग्नोस्टिक में आता है इसका आम 2, दैट इज़ आम का प्रोवोकेटिव एंड आम के अमाइलोरेटिव। प्रोवोकेटिव में आम का रहता है डी आम का टर्बेरामीन, है ना, और माइलोरेटिव में आम का एंडोफोनियम। ये आम के बेसिकली टेस्ट हैं आम के, और ये इन टेस्ट में जो यूज़ किए जाने वाले आम के कंपाउंड्स हैं, ड्रग्स हैं, उनके नाम हैं आपके। ठीक है, इनमें जैसे कि आम का एंडोफोनियम है, उसको आम का IV रूट से दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को आपका डिटेक्ट किया जाता है। सेम विद द प्रोवोकेटिव टेस्ट। ओके, तो इनका ये आपके रहते हैं, आपके टेस्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके मोड ऑफ एक्शन को जो भी मैंने आपको बताया है अच्छे से उसको समझ लीजिए। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने बहुत सारे डिजीज़ आ जाती हैं, है ना, तो अगर आपको डिजीज़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं, ठीक है, जो आके पूछे जा सकते हैं GPAT में, अगर आपको उनका मोड ऑफ एक्शन आपको पता है कि मतलब आपको पता है कि वो चीज़ आपकी मोड ऑफ एक्शन तो नहीं, मतलब कैसे वो आपकी कॉज हो रही है ना, क्या क्या उसमें चीज़ें आपकी हो रही हैं, कौन कौन से आपके कंपाउंड्स हैं उसमें जो कि उसको अफेक्ट कर रहे हैं, या कौन कौन से आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, रिसेप्टर्स, है ना, या कुछ भी है, रिसेप्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, आपके एंजाइम्स हो गए, है ना, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ जो है आपकी किस तरीके से आपकी कॉज हो रही है। तो आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं कि इस डिजीज़ का आपका ये कैसे हो रही है। अगर आपको पता होगा कि अरे इस डिजीज़ का तो इससे, है ना, इससे ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, जो इसके लिए ड्रग्स आम की यूज़ की जाती हैं। तो वो है सबसे पहले आम की एंटीकोलिनिस्टेज, देन है इम्यूनोसप्रेसेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इम्यूनोसप्रेसेंट में ही आ जाएगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसको आपके अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन है सर्जरी एंड आपका प्लाज्मा एक्सचेंज। ड्रग्स आपकी रहेंगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट में आता है। देन आपका 4 पॉइंट है, उसको ट्रीट करने के लिए सर्जरी का आपका यूज़ कर सकते हैं, और आपका 5th वन इज़ प्लाज्मा एक्सचेंज। तो यहाँ पे आपका बेसिकली बताया गया है कि हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट की आप बोल सकते हैं कि बताई गई है क्लासेस की कैसे ट्रीट कर सकते हैं ड्रग्स की आपकी हो जाएंगी एंटीकोलिनिस्टेज, इम्यूनोसप्रेसेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देन अदर जो आपके मेथड्स हैं वो सर्जरी एंड प्लाज्मा एक्सचेंज। तो एंटीकोलिनिस्टेज में आपका रहता है पायरिडोस्टिग्मिन, मेनली हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने आपका वही लिखा है जो मेन इसमें रहता है। एंटीकोलिनिस्टेज का आपको पता है कि आपके कैसे एक्ट करेंगे, है ना, जब हमारा एसिटाइलकोलिन आपका रिलीज़ आपका होता है ना, तो वहाँ पे काम का रहता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज़ कोलिनिस्टेज। कोलिनिस्टेज आपका वहाँ पे रहेगा। कोलिनिस्टेज क्या करता है, वो एसिटाइलकोलिन के साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर उसके साथ क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, है ना, और उसके साथ बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ना, जो उसको डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और आपका एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं हो पाता है अपने रिसेप्टर के साथ। और हाँ, जो आपका कोलिनिस्टेज है वो आपका एंजाइम है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी मैंने कहा कि जो ये एंजाइम है फिर कोलिनिस्टेज, ये बाइंड कर जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन के साथ, उसको अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देगा। तो इन केस में हम क्या देते हैं, आपका एंटीकोलिनिस्टेज देते हैं। ये एंटीकोलिनिस्टेज जैसे कि पायरिडोस्टिग्मिन है, ये आपका बाइंड करेगा कोलिनिस्टेज के साथ, ठीक है, और आपका उसको उसके साथ भी आपका फिर उसके साथ लग जाएगा वो रिएक्ट करने, पायरिडोस्टिग्मिन के साथ वो आपका फिर रिएक्ट करने लग जाएगा, है ना। क्योंकि अब क्या हुआ, आपका पहले आपका सिर्फ एसिटाइलकोलिन था, तो कोलिनिस्टेज एसिटाइलकोलिन के साथ रिएक्ट करता था ना, उसको अपने साथ आपका ले जाता था। अब यहाँ पे पायरिडोस्टिग्मिन आ गया है ना, वो ये समझेगा कि वो पायरिडोस्टिग्मिन जो है एसिटाइलकोलिन है, तो पायरिडोस्टिग्मिन के साथ क्या कर जाएगा, वो बाइंड कर जाएगा कोलिनिस्टेज पायरिडोस्टिग्मिन के साथ। और इसी तरह से जो आपका एसिटाइलकोलिन है वो अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा, ठीक है। और जब एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा तो क्या होगा, आपका रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस आपकी कंटिन्यूसली चलेगी, है ना। ओके, देन आता है इम्यूनोसप्रेसेंट। तो हमने कहा था कि ये आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ रहती है आपकी मियास्थेनिया ग्रेविस। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस करेंगे, है ना, ताकि वो आपका एंटीबॉडीज़ जो है नहीं बनाए, है ना। एंटीबॉडीज़ आपकी नहीं बनाएंगे तो आपकी ये डिजीज़ आपकी अक्कर नहीं होगी।
ओके। तो आपके इम्यूनो सप्रेसेंट आपके हम कौन कौन से देते हैं, साइक्लोस्पोरिन देते हैं, साइक्लोफॉस्फेमेट, एजिटोप्रिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इसी में ही आते हैं। ये भी इम्यूनो जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसको क्या करते हैं, ये सप्रेस करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इम्यूनो सप्रेसेंट आपके हमने बोला कि देते हैं ऑटो इम्यून है। वो ऑटो इम्यून आपकी क्यों थी ऑटो इम्यून, क्यों? क्योंकि वो आपकी एंटीबॉडी बना रहा था, है ना। अब वो निकोटिनिक और मस्करेनिक जो थे आपके, वो अपने ही खुद की प्रोटीन बना रहे थे ना। वो ऐसा तो था नहीं कि आपके कहीं बाहर से आए थे, है ना। वो तो थी उनकी अपनी ही प्रोटीन, हमारी बॉडी में ही बनी थी वो, है ना। पर हमारी इम्यूनिटी ने तो उसको डिटेक्ट किया कि यहाँ पे एसिटाइलकोलिन होना चाहिए था, ये तो कोई और ही चीज़ है। तो उसको फ़ौरन मैटर समझ के उन्होंने आपकी इम्यूनिटी, हमारे जो इम्यून सिस्टम उसने एंटीबॉडीज बनाई थी, जिसकी वजह से ये डिजीज़ आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ कहलाई थी, है ना। ये सब हुआ था। तो उसी को ही आपके सप्रेस करने के लिए, है ना, हम आपका इम्यूनो सप्रेशन देते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपके बता दिए हैं। नेक्स्ट है अब आपका सर्जरी। इसमें हम आके थाइमस ग्लैंड को, आपके बहुत सीवियर केसेस में ये चलते हैं आपके सर्जरी एंड प्लाज्मा। इनको ज़्यादा याद करने की आपको नहीं है, बस इतना याद रखिए कि मायस्थेनिया ग्रेविस में अगर सीवियर केसेस में ज़रूरत पड़ती है तो थाइमस ग्लैंड को रिमूव किया जाता है, क्योंकि उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया होता है ड्यू टू दी ओवरवर्क इन इम्यूनिटी में। ठीक है, प्लाज्मा एक्सचेंज हम क्या करते हैं, आपका ब्लड यानी कि ब्लड को आपका एक्सचेंज करते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज आपके ब्लड में है, तो इसलिए आपका जो है प्लाज्मा आपका एक्सचेंज किया जाता है इस केस में। ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो इसने एंटीबॉडीज़ बनाई थी, है ना, वो आपकी ब्लड के थ्रू जाएंगी, है ना। तो वो चीज़ आपकी ना हो, है ना। वो हमारे इम्यूनिटी जो जिसने आपके एंटीबॉडीज़ बनाई हैं, वो आपकी जाके हमारी बॉडी में और जो है काम ख़राब ना करें, है ना। ठीक है, इसीलिए हम आपके प्लाज्मा उसको एक्सचेंज ही कर देते हैं। आपके ये दोनों ही चीज़ें, सर्जरी और प्लाज्मा एक्सचेंज, आपका जो बहुत ही सीवियर केस हो जाते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस के, उन केसेस में यूज़ किया जाता है। तो इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये आपके बहुत शॉर्ट और क्विक नोट्स हैं, आपको जीपैड में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, है ना, आपके एंड में रिवाइज़ करने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, है ना। मैंने वही है कि कोशिश की है कि सब कुछ कवर मैं कर दूं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने किया भी है। तो यस, थैंक यू।